एनसीईआरटी सार संग्रह में आज हम लोग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को। और ये वीडियो प्राचीन इतिहास के एनसीईआरटी से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और अभी नवीनतम संस्करण जो है 2024 वाला, उसके ऊपर हम लोग करने जा रहे हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत यूजफुल होने वाला है। बहुत कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल उपलब्ध कराना ये हमारा प्रयास होता है। और बीपीएससी 17वीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बीपीएससी 17वीं स्पेशल कड़ी चला रहे हैं। इस बार बीपीएससी 17वीं के प्रीलिम्स में अगर आप भी बैठना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं या फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से एक ऐप का लिंक दिया गया है, इसे डाउनलोड कर लीजिए, बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इतिहास की परिभाषा है वो है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश में जो घटना है इसके कालक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो है वही इतिहास कहलाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पहली वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के जो है वो आहत सिक्के कहलाते हैं, यानी कि पंचमार्क्ड। राजतरंगिणी की रचनाकार कल्हड़ है, आप ये जानते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज के प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। भारत का जो इतिहास है वो 3 पार्ट में तो वैसे बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और फिर आधुनिक। इतिहास का जो हम लोग जो डेफिनेशन के आधार पर देखते हैं तो वहां भी इसको अलग अलग 3 कैटेगरी में बांटी गई है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है ये स्टुअर्ट पिगट की कृति है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनतु, इस शब्द का प्रयोग किया है भारत के लिए। उत्कीर्ण लेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यह अभिलेख शास्त्र यानी इपिग्राफी कहलाती है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था, तो ये V.A. स्मिथ थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग शेयर करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। जो लोग भी इस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इतिहास में जो 3 पार्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक है प्रागैतिहासिक, एक है आद्य ऐतिहासिक और एक है ऐतिहासिक। देखिए, प्रागैतिहासिक में जो है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक में लिखा हुआ मिला है लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, और ऐतिहासिक में लिखा हुआ मिला भी है और इसे पढ़ा भी गया है। ये 3 पार्ट हो गए। अब देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य है, और फिर कुछ जो विदेशी लोग यहाँ आए उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में जो लिखा है, विदेशियों का जो विवरण रहा है वो भी इसमें शामिल है। ब्राह्मी लिपि वो लिपि है जिसको सबसे पहले पढ़ा गया, और इसको सबसे पहले पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप, 1837 में पढ़ा था इन्होंने। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है और इसका जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। तो ये वेदों के संकलन करता माने जाते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यही पुरातात्विक कार्यों को संपन्न करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के जो प्राचीनतम राजा थे वे वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में गुप्त वंश और शुंग वंश का उल्लेख मिला है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो यह मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है ये कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है ये कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हमारा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य पुराण, ये किस वंश से संबंधित है, तो मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र शतवाहन वंश से है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। खरोष्ठी लिपि ये वो लिपि है जो अपोजिट लिखा जाता है, मीन्स हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं, वो लोग बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती है वो खरोष्ठी लिपि है।
नारद स्मृति से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये गुप्त वंश के बारे में। स्मृति ग्रंथों में सबसे पहली प्रमाणिक पुस्तक है मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ यही था, मनुस्मृति था। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कही गई है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो पुस्तक है जिसमें बिहार के बारे में पहला वर्णन मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। महाभारत का जो प्राचीन नाम था वो जय संहिता था और श्लोकों की संख्या भी बहुत कम थी। अब ये 24,000 श्लोक है और ये भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में इसमें 1,00,000 श्लोक जो वर्तमान में है, तब ये सप्त सहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। महाभारत का सबसे पहला उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में है। 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। 24,000 श्लोक होता है तब इसका नाम भारत पड़ता है। 1,00,000 होने के बाद इसका नाम महाभारत पड़ा। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो ये शिलालेखों का अध्ययन होता है। पुरावेश का जो महानतम अन्वेषक है ये डार्विन है। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो रहीला नाम से प्रसिद्ध है। वेनसांग ने जिस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था वो नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रमुख अभिलेख और उससे जुड़े शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है कलिंग नरेश खारवेल से। एहोल का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। नासिक का संबंध है गौतम बलश्री से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से जुड़ा है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से जुड़ा है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से जुड़ा है। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज से जुड़ा है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से जुड़ा है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रमुख अभिलेख और शासक है जिससे प्रायः प्रश्न पूछ लेते हैं। हाथी गुम्फा, एहोल, नासिक, जूनागढ़, प्रयाग स्तंभ, मंदसौर, ग्वालियर, देवपाड़ा, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, जनरली यही वो इम्पोर्टेंट अभिलेख है। अब ये याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो यह शुंग काल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन सी यू की नामक पुस्तक में की है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की। मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता। ये भारत में एमबीटी के दरबार में आया था, मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तथा तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी कहकर संबोधित किया था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त भी किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि इनका संबंध किस देश से है? तो मोरक्को से है। किस पोस्ट पे यहाँ थे? तो दिल्ली के काजी के पोस्ट पे थे। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के बारे में पता चलता है? तो शुंग वंश का जानकारी प्राप्त होता है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ जो यात्री हैं इनका आना, इनकी पुस्तक और इनका विवरण ये एग्जाम में पूछ लेता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले फाहियान। फाहियान के आने का समय आपको 399 से 414 ईस्वी है। इसमें जो है वो भारत की जो स्थिति है उस समय का उसका वर्णन मिलता है। ये पहले चीनी यात्री थे जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम कौड़ी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देवनिर्मित महल बताया है। तो ये इनके समय का पूरा विवरण है। फाहियान की जो यात्रा, फाहियान की जो रचना है उससे हमको जो जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है कौड़ी के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के महल जो था राजमहल, राजप्रसाद, उसके बारे में। अगले महत्वपूर्ण यात्री जो यहाँ आए थे वो भी चीन से हैं, वेनसांग, और 629 से 645 ईस्वी का समय था इनका। हर्षवर्धन के शासनकाल था इस समय। सी यू की ये इनका रचना है। वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे ये। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राज्य कुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित ये कहा गया है। इत्सिंग जो है ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथा को लिखते हैं। 673 से 75 के बीच यहाँ रहे। चीन के यात्री है और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए थे।
सती प्रथा के बारे में बात की जाए तो पहला लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में प्राप्त होता है। अब हम लोग एक बार पाषाण काल से थ्रोली चलते हुए प्राचीन इतिहास को कवर करते हैं। आते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9500 ईस्वी पूर्व का है। मध्य पाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, मध्य पाषाण काल 9000 ईस्वी से 4000 ईस्वी पूर्व, जबकि नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का जो श्रेय है ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। तो पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल था वो पूरा पाषाण काल है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी जिस पदार्थ का प्रयोग करते थे वो पत्थर था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है वो जम्बू द्वीप का खंड था। आप इन फैक्ट्स को जो नहीं जानते उन्हें लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। मैं जिस ऐप की बात कर रहा था बहुत यूजफुल ऐप होगा वो, आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे और बीपीएससी यूपीएससी जैसे प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर, ये सारे चीज उस एक प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अपने क्लासेस के भी कुछ वीडियो वहाँ अवेलेबल है, तो आप उसे इंस्टॉल करके अपने एग्जाम में हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो है वो होमोसेपियंस है, और ये सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है तो ये पिथेकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मनुष्य हुए थे, इसका सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है तो ये हथनौरा से प्राप्त होता है, नर्मदा घाटी में है। यानी कि भारत में मानव के सबसे पहले साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त होता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जोते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, ये हड़प्पा काल की बात हो रही है, तो कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। मनुष्य ने सबसे पहले कौन धातु का प्रयोग किया था तो सबसे पहले जो धातु मनुष्य ने प्रयोग में लाया था वो तांबा है। ताम्र पाषाण काल हम लोग पढ़ते हैं ना, पाषाण काल हड़प्पा इसके बीच में, तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है तो ये मृतकों को दफनाने के स्थान थे। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। स्टोन एज जो है, प्रस्तर युग जो है, इसके लोगों के पास सबसे पहले जो घरेलू पशु था वो डॉग था, कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो ये आदमगढ़ से मिला है। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले किस काल में आरंभ हुई थी तो यह नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था तो यह जौ है, जिसको मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग में लाया। कैल्कोलिथिक एज, जिसको चाल्कोलिथिक भी कहते हैं, चाल्कोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो ये ताम्र पाषाण युग यानी कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम लोग कुछ पाषाणकालीन स्थल को देख लेते हैं जिनके साक्ष्य से हम लोगों को कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं कि कहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, ये पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्थल है, राज्य है और साक्ष्य है। तो स्थल हो गया इनाम गांव, राज्य है मेहरगढ़, और यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो काली मिट्टी के मकान मिले, कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं और गोलाकार गड्ढा वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद भी महाराष्ट्र में है, यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। ये सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल भी है, यानी सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल दायमाबाद है। नवादा टोली मध्य प्रदेश में है, इसका उत्खनन HD साकलिया द्वारा हुआ था। चित्रित काले मृदभांड यहाँ से मिले हैं। नेवासा जो है ये पटसन का
प्रमुख क्वेश्चन का पहला साक्ष्य यहीं से मिलता है। और आपको लाल तल पर काली डिजाइन वाली चाक निर्मित बर्तन के प्रमाण भी मिलते हैं। ताम्रवर्ती से प्राप्त हुए हैं मृदभांड, सफेद रखिक चित्र से मंझे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। तो ये ताम्रपाषाण काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य स्थल थे, जिसमें आपको ताम्रवती राजस्थान, जिसमें हम लोगों ने ताम्रवती तक को कवर किया। अब आते हैं हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग नवपाषाण काल के पास चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ये जॉन मार्शल हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से है, मध्य प्रदेश में। कुंभकारी अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सबसे पहले शुरू होती है नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। ताम्बवती जो है ये आहार संस्कृति जो है वो ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार जो है ये मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। बेलन घाटी से जो औजार प्राप्त हुए हैं वो निम्न पुरापाषाण काल से है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार जो है वो निम्न पुरापाषाण काल से है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रहक की अवस्था पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। तो मानव की जो आखेटक है और खाद्य संग्राहक की अवस्था है वो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। मीन्स उत्तर उनका सर होता था और दक्षिण ऐसे रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल है महदहा और सराय नहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव जो है वो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट इत्यादि के पत्थर सबसे पहले प्रयुक्त हुए थे मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव सीखता है नवपाषाण युग में। सबसे पहली बार जो अग्नि का प्रयोग करता है वो नवपाषाण युग में करता है। और किस लिए करता है? तो खुद की सुरक्षा के लिए करता है। भारत में जीवाश्म का जो एकमात्र प्रमाण है वो शिवालिक पहाड़ी से मिला है। शिवालिक की ही एक श्रेणी बिहार में है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी श्रेणी है वो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास, इसके भी साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। नौदा टोली जो है वो ताम्रपाषाणिक स्थल है और इसके यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो जो अभी जो खेती होते हैं उस सारे खेती को मिला करके एक साक्ष्य मिला हुआ है नौदा टोली से, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। हड्डी निर्मित उपकरण जो है ये सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। गौरिक मृदभांड पात्र का जो नामकरण है ये हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम जब प्रमुख स्थल को देखते हैं, हालांकि वो एक अलग सा चैप्टर है, इसको हम लोग कवर करेंगे। प्रमुख स्थल में मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी आती है। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है ये कोटदीजी, ये है। नवपाषाण कालीन स्थल में अब देख लेते हैं कुछ स्थल और उससे जुड़े हुए जो तथ्य है वो। सबसे पहले आता है बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है और इससे जुड़े जो तथ्य है यह है कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गुफ कराल ये कश्मीर में है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कृषि और पशुपालन के साक्ष्य है। हड्डी निर्मित औजार है, धूसर मृदभांडों का प्रमाण मिलता है। सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की बात करते हैं तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 और जौ की 2 अलग अलग किस्म के खेती का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। महदहा ये उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। और धान के अलावा जौ की खेती, पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। धान की खेती के प्रमाण मिले हैं यहाँ से।
जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे प्राचीन साक्ष्य है, यानी दुनिया में सबसे पुराना साक्ष्य जो धान की खेती का है वो कोल्डिहुआ है, उत्तर प्रदेश। संगन कल्लू राख के टीले प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और ये संगन कल्लू जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। पिकड़ी हल राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। चौपानी मांडो मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म वसाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में है गुवाहाटी के समीप सारू तारू, असम में है ये। यहाँ के उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि बिहार में है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींग से बने हुए हैं। दावोजली कृषि और पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं दावोजली से। और आपको इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एक तो चोपनी मांडो, चिरांद, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारू तारू भी आप इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। बीपीएससी के लिए बात किया जाए तो चिरांद से कई बार पहले भी प्रश्न पूछे हुए हैं, चिरांद और चेचर से। दावोजली भी जो है वो असम में ही है। तो ये हो गए हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाषाण एज के, स्टोन एज के जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं उनको अभी हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। इसके पहले कुछ दो चार इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे अगले पे। एनसीईआरटी का इसी तरह का सार संग्रह लगातार हम लोग पूरे विषय पर लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों तक तो बिल्कुल ही शेयर कर दीजिएगा जो प्रिपरेशन वगैरह करते हो। फिर वो लोग जो लोग इस विषय में साक्षर, इस विषय में रुचि रखते हो इम्पोर्टेंट चीजों को जानने में, भारत के इतिहास या भारत से जुड़े ज्ञान को, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अभी बीपीएससी 70वीं स्पेशल हमारा जो सीरीज चल रहा है ये आपको रिवीजन में या फिर चीजों को समझने में हेल्प करता ही है। साथ ही साथ अचीवमेंट जोन्स का जो ऐप है, यहाँ से आप अपने प्रिपरेशन से जुड़े सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। पाषाण युग के बाद इंपॉर्टेंट शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता, जहाँ से यूपीएससी बीपीएससी ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। और हड़प्पा सभ्यता आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैप में आप जानते हैं ऊपर वाले क्षेत्र को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को साउथ बोलते हैं। जो ऊपर में राइट की ओर होता है वो पूरब होता है, लेफ्ट की ओर पश्चिम होता है। तो मांडा सबसे उत्तर में, पूरब में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम में जो हमारा क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित सब क्षेत्र रहे हैं ये पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित क्षेत्र है। और हमारा जो ये पूरा जो हड़प्पा सभ्यता का विकास है ये हम लोग देख रहे हैं कि जनरली आपको पश्चिम से होते हुए दक्षिण की ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर इधर की ओर आती है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता को 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। ये मानक है, हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग साक्ष्य दिए हुए हैं, लेकिन इसे सबसे ज्यादा वैलिड साक्ष्य माना जाता है। इस समय में हड़प्पा सभ्यता प्राप्त होता है। तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है जिसको हम लोग पिक्टोग्राफिक कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो स्रोत है अभी वो पुरातात्विक ही है। हालांकि उस समय रिटेन हुआ है, चीजें लिखित चीजें हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब होता है, तो देखिए ये आर्यों के आने के पहले शुरू हो गया है। हड़प्पा काल में सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की पूजा होने के साक्ष्य मिलते हैं कुछ मूर्तियों से। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन लगाकर कांसा तैयार किया था और इसका प्रयोग वो लोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। हड़प्पा की जो एक सभ्यता स्थल है रंगपुर, ये कहाँ स्थित है, तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा जो है हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई है, तो सर जॉन मार्शल द्वारा की गई है।
हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। और जो मूर्ति निकली है मातृ देवी की, इससे ये भी प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग धार्मिक थे, पूजा करते थे, और ये जो पूजा करते थे ये मातृ देवी की पूजा करते थे। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, बनावली हो गया, घग्गर हो गया, और इसकी सहायक नदी है, इसी के घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है धौलावीरा जो है ये पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो जो धौलावीरा है ये गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ये भी एक अच्छा फैक्ट्स है। तो लोथल जो है ये बंदरगाह के लिए जनरली जाना जाता है, उस समय का पतन है, ये बंदरगाह है, और इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। तो लोथल जो है ये इम्पोर्टेंट कितना है आप ये सब समझ सकते हैं। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा कालीन मुहरों का सबसे अधिक प्रचलित आकार जो है वो वर्गाकार है, यानी इस तरह के शेप में थे, अभी की तरह गोल नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं मिला है। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो ब्राह्मी है। आधुनिक देवनागरी लिपि जो है वो पहले ब्राह्मी लिपि ही थी। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में हुआ। सिंधु सभ्यता की समकालीन है मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वृषभ मुद्रा है, बैल की जो मुद्रा है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो मुहर है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है लेखन कला के बारे में। जो प्राचीन है वो प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय थी, जबकि आर्य लोग जो है ये मुख्यतः कृषि पर आधारित थे, मीन्स ग्रामीण टाइप का सा सभ्यता था आर्य लोगों का। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो थे वे उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये मिले हुए हैं भारत में हड़प्पा से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो स्टेटाइट या सेलखड़ी कह सकते हैं, इससे मुद्राएं बनती थी। मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो मेलुहा है। मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ शब्द मेलुहा है। तो ये हम लोग जो नक्शा ऊपर की ओर देख रहे थे, सबसे उत्तर में मांडा उत्तर प्रदेश का, आलमगीरपुर पूरब में, दैमाबाद महाराष्ट्र में दक्षिण का, और पाकिस्तान में सुतकांगे ढोर। ये हड़प्पा की जो सीमा है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये हम लोगों ने हड़प्पा की सीमाएं देखी। हड़प्पा कालीन स्थल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य ये रहे। हड़प्पा जो है ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स है। वर्ष 1921 है, और हड़प्पा नदी की जो हड़प्पा का जो खोज हुआ है वो रावी नदी के किनारे हुआ है। प्राप्त साक्ष्य है अन्न भंडार मिले हैं, कांस्य से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ की चित्रित मुद्रा मिली है, और मछुआरे का चित्र है, शंख का बैल है, और कांस्य दर्पण। ये प्रमुख साक्ष्य है जो हड़प्पा से मिले हुए हैं। आप अगर डिटेल्स में हिस्ट्रीज वगैरह की क्लासेस को करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको फ्री और पेड दोनों प्रकार के कोर्स अवेलेबल है। जो आपकी सहूलियत के लिए हो आप वो कोर्स करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो यहाँ विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास मिला है, महाविद्यालय है, 16 मकानों का वैरक है, कांस्य निर्मित महिला मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, चमकते हुए एक बंदर का चित्र मिला है, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। ये मोहनजोदड़ो से मिला है जो पाकिस्तान के लड़काना जिले से है। लोथल जो है ये अहमदाबाद जिला है, गुजरात, भोगवा नदी के तट पे है।
गोदीवाड़ा वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका यानी हवन कुंड के लिए जानी जाती है। हाथी दाग, चावल बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां मीन्स 3 जोड़े में समाधि, और चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये सब मिला है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चनहुद्रो में आते हैं। तो चनहुद्रो 1931 में इसकी खोज होती है। सिंधु नदी के किनारे है ये, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले हैं वो है मनके बनाने के कारखाने, एक साक्ष्य मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ते का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक मिली है, कान से गाड़ी चक्राकार वक्राकार ईंट है, कंघा है, देन काजल, पाउडर, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा इत्यादि प्राप्त हुई है चनहोद्रो से। कालीबंगा की बात किया जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और कालीबंगा से ये प्रश्न तो कई बार देखने को मिले हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, देन चूड़िया, कालीबंगन का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ी। तो कालीबंगा जो है वो इन सब साक्ष्य के लिए जानी जाती है। संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली, ये कालीबंगा से मिली है। राखी गढ़ी की बात करते हैं, हिसार हरियाणा में है ये, और ये है घग्गर नदी के तट पर। तांबे के उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, ये 2 चीज मिला हुआ है, तांबे के उपकरण है और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली हुई है, घग्गर नदी के तट पे है ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारे अगले साक्ष्य स्थल है। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल एनसीईआरटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इससे अन्य डिटेल्स के लिए भी आप ऐप पे जा करके दूसरे किसी कोर्स को, फ्री में भी कई सारे कोर्स है, उनको आप कवर कर सकते हैं। घग्गर नदी के किनारे है आपको राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा में, और यहाँ ये ताम्र उपकरण के लिए जनरली जानी जाती है। कोटदीजी पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। किलेबंदी के लिए जानी जाती है, मतलब किलेबंदी यहाँ है ऐसा नहीं, जनरली अन्य जो स्थान है वहाँ किलाबंदी पाया गया है, लेकिन कोटदीजी में किलाबंदी नहीं पाया गया है। कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं और चूल्हे मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है कोटदीजी वाला, ये उस समय थोड़ी अविकसित रही होगी। बनावली की बात की जाए, हिसार हरियाणा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज किया था। सरस्वती नदी के किनारे है, यहाँ से मिट्टी के हल मिले हैं जो कि खिलौना है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपड़ की बात की जाए तो ये पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, सतलज नदी के तट पे है ये। यहाँ से मिला है तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य ये प्राप्त हुए हैं। रंगपुर जो है कठियावाड़ गुजरात में है, एसआर राव ने इसकी खोज की है 1954 में। और ये जो है भादर नदी के तट पे है। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नाली, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी, वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर के बात की जाए तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर, और यहाँ मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकांगे डोर की बात की जाए तो दास्क नदी के तट पर है ये, सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और खोज किया था ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य है। प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, और बेबीलोन से व्यापार, पाकिस्तान का ये जो बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिलता है, और बंदरगाह मिला हुआ है। मांडा जम्मू कश्मीर जो कि सबसे उत्तरी है, ये जगपति जोशी ने खोज की थी 1982 में, चिनाब नदी के तट पे है ये। और यहाँ से चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वाणाग्र, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सादिकौर ने सुतकांगे डोर की खोज किया, सादिकौर नदी के तट पर है सुतकांगे डोर, और इसकी खोज की थी जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में। और ये जो नदी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य है वो है 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात में है, जगपति जोशी ने खोज की थी 1964 ईस्वी में, सरस्वती नदी के किनारे है। कलश, समाधान और घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा इत्यादि मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता तक के फैक्ट्स को कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें हम लोग वैदिक काल से शुरू करेंगे और पूरे प्राचीन काल की जो हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है उसे देखना नहीं भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य तक शेयर भी कीजिएगा।